ओके, सो लास्ट डे हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या कर लिया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें एक चीज बताना अभी बचा था, क्या, कलर, हाउ टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द कंपाउंड। तो आज हम लोग वही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कैसे फाइंड करेंगे, कलर ऑफ ओके ओके, तो हमने बताया था कि जो भी गेम होती है दैट इज ऑल अबाउट डी ऑर्बिटल के तरफ से हमने लिया था 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक ऐसे बताया था, क्या जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी स्प्लिट हो जाती है बिकॉज ऑफ, किस लिए स्प्लिटिंग किस लिए होती है, यस। तो मेटल और लिगेंड्स में बॉन्डिंग हो रही होती है, बट मेटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें भी तो नेगेटिव चार्ज होता है एंड लिगेंड्स में भी नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एनर्जी का स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। अगर हम ऐसा बना दे तो ये कौन सा शेप था, ऑक्टाहेड्रल का था, ठीक है। नाउ मान लो ऑक्टाहेड्रल में मेरे इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हैं, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ दिस, ये पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड होने से क्या होता था, हाँ, वेरी नाइस, पैरामैग्नेटिक होता था, ठीक है। तो अब पैरामैग्नेटिक जहां पे होगी ना, मतलब अनपेयर्ड वाली कहानी जहां पे होगी वहीं पर कलर शो करेगा। मैंने क्या बोला, जहां पे अनपेयर्ड वाली कहानी होगी वहीं पे कलर शो करेगा। क्यों कलर शो करेगा, अब ये भी देख लो, जो कपल होते हैं वो सेपरेट नहीं होते ना, तो ये लोग कपल है, ये सेपरेट नहीं होते। जो सिंगल होता है वही इधर उधर भागता है ना। तो ये क्या करेगा, अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी आउटसाइड से मिल जाए तो ये भागना शुरू करेगा, है ना, भागना शुरू करेगा और ये ऊपर की तरफ, मतलब हाई एनर्जी लेवल पे जाना शुरू करेगा और जाके यहाँ पे बैठ जाएगा सपोज, ठीक है। बट एट लास्ट उसको अपनी औकात याद आ जाएगी और फिर वो एनर्जी रिलीज करके अपने पोजीशन पे आ जाएगा। वो यही सोचेगा कि ग्राउंड लेवल इज द बेस्ट लेवल, अगर वहां पे कोई और इलेक्ट्रॉन आता है तो मेरा पेयरिंग होने वाला है। अगर मैं यहीं पर बैठा रहा तो पहले इसको फील किया जाएगा फिर मुझे फील किया जाएगा, है ना। तो होता क्या है, जैसी ही एनर्जी मिलती है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएगा। बट जैसे ही ऊपर के लेवल पे पहुंचेगा उसको अपना औकात याद आ जाएगा और एनर्जी रिलीज करके वो ग्राउंड लेवल पे दोबारा पहुंच जाएगा। समझ आया, क्यों पहुंचेगा उसका रीजन भी समझ आया, क्योंकि हम लोग पहले ग्राउंड लेवल को फील करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो नहीं फील किया जाएगा, वो तो बेचारा अनपेयर पड़ा रह जाएगा फिर से, ठीक है। तो यही कहानी होती है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होता है ना उसी टाइम पे कलर शो होता है, ठीक है। तो यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे वहां पे कलर नहीं शो होगा। समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली कलर शो होने का रीजन बोलते हैं हम, ये जो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होना, एनर्जी रिलीज होना, दिस इज नोन एज डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल में ही डी में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर कर रहा है, दैट इज डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब जहां पे एनर्जी, हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पे एक फॉर्मूला हम ला सकते हैं, hc/λ ला सकते हैं, पढ़े हो, hc/λ एनर्जी रिलीज, ठीक है। एनर्जी रिलीज का ये फॉर्मूला होता है, दैट इज hc/λ। व्हाट इज h and c? These are constant,
these are constant. ठीक है, what is lambda? Lambda is wavelength. ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है, वेवलेंथ चेंज करेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, समझ आया? तो बिकॉज ऑफ एनर्जी रिलीज क्या होता है? वेवलेंथ चेंज होता है, तो वेवलेंथ चेंज होता है तो कलर चेंज हो जाता है, समझ आया? तो इसी के वजह से वी कैन से दैट कलर शो होता है, समझ आ गया? पक्का? तो अगर पूछा जाए तुमसे कि ये कलर शो क्यों होता है तो यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, किसी को भी समझा सकते हो। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? हाउ कंपाउंड शो कलर्स, और इसका आंसर मुझे बताओ। हाउ कंपाउंड शो कलर्स, यहाँ से कुछ नोट डाउन करना है? यस, यहाँ से ये तो पक्का नोट डाउन करना है, इसी के बलबूते पे एक्सप्लेन करोगे चीजें, है ना? HC/λ नहीं पता होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना? तो वो नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बताते हैं। इतना समझ में आ गया? तो चलो क्वेश्चन क्या था? हाउ कंपाउंड शो कलर। चलो क्वेश्चन लिखो, हाउ कंपाउंड शो कलर, और आंसर बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। बताओ। क्वेश्चन है हाउ कंपाउंड शो कलर। पेन खराब हो गया यार। बोलो, देखो when, हाँ बोलो। ओके, और थोड़ा एक्सप्लेन करें। When light fall on visible light, when visible light fall on किस पे पड़ेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है? तो when visible light fall on unpaired electron, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, है ना? इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड, फिर क्या होगा? एंड बोलो। इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड जंप इनटू द हायर लेवल, है ना? एंड जंप इनटू द हायर लेवल, उसके बाद उसकी औकात, मगर वो लिखेंगे कैसे, है ना? जंप इनटू द हायर लेवल, ठीक है? बट इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? मम्मी पापा बोलते हैं, तुम लोग बोलते हैं पिकनिक में जाना है, कोई एकदम खुश हो गया यार, मम्मी बोले कि नहीं जाना, हो गया, बैंड बज गया ना? एक्साइटेड स्टेट में वो चीज स्टेबल नहीं रहती, है ना? द इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल। मम्मी अब क्या की? जो उछल रहे थे उसको शांत करा दी, नहीं जाना एकदम, ठीक है? नॉट स्टेबल, तो तुम कहाँ जाओगे? ग्राउंड स्टेट, है ना? सो द इलेक्ट्रॉन इज नॉट स्टेबल एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है? और इसी के वजह से क्या होगा? रिलीज एनर्जी और फाइनल लाइन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज शोन। क्या बोला मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज शोन, ठीक है? व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट्री कलर? चलो समझते हैं, विडियो से ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कहानी समझ आई? लिख लोगे? लिख रहे हो? अच्छा लिखो, सोनल लिख रही है, लिखने दो उसको। नाउ अंडरस्टूड दिस कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर की बात कहाँ से आई और क्या कलर
कलर दिखेगा? मैंने बोला था लाइट एब्जॉर्ब होगा, विजिबल रेंज से कोई लाइट एब्जॉर्ब होगा, तो क्या लाइट एब्जॉर्ब होगा और कौन सा कलर दिखेगा? दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स, ठीक है। जैसे कि ऐसे बना लेना, ठीक है, कॉपी में ऊपर भी नीचे y B और इधर लिखो O, ये हो जाएगा G और ये R, ठीक है। ठीक है, अगर विजिबल रेंज से वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा कलर दिखेगा? येलो। ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा कलर दिखेगा? ऑरेंज। रेड लाइट एब्जॉर्ब होती है तो कौन सा कलर दिखेगा? ग्रीन। अब ना माय क्वेश्चन इज, अगर ब्लू ग्रीन कलर इज एब्जॉर्ब, इफ ब्लू ग्रीन कलर इज एब्जॉर्ब, then what color is shown? Red orange, very nice. अगर ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होता है तो ऑरेंज कलर कौन सा शो होगा? रेड ऑरेंज। समझ आया? तो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि ज्यादा मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसमें से ले सकते हो, ठीक है। कलर कौन सा दिखेगा, ठीक है। तो ये वाला कलर वाला कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिक नोट कर लो, हो गया। तो अगर ये हो गया तो कलर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है कलर का चेंज, वो हमने एक तो सीखा डीडी ट्रांजिशन से होता है। पहला क्या सीखा? अगर कलर चेंज होगा वो डीडी ट्रांजिशन से होता है। दूसरा कैसे होता है? दूसरा एक मेथड है चार्ज ट्रांसफर का, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर से भी होता है। तीसरा है फजान्स रूल। फजान रूल इज फॉर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है तो 12 में है नहीं, तो बेसिकली वी हैव टू स्टडी दीज टू। तो डीडी ट्रांजिशन हमने सिखा दिया, चार्ज ट्रांसफर आपको सीखना है। चार्ज ट्रांसफर में आपको 3 ही कंपाउंड याद रखने हैं बेसिकली। कौन कौन से कंपाउंड है? MnO4 माइनस और Cr2O7 2 माइनस एंड CrO4 2 माइनस। देखो इसमें होता क्या है ये भी ऑब्जर्व कर लो। अगर मैं इसका करूं तो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा लास्ट में 3d5 4s2, 3d5 4s2, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सी मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +7 का, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज हो गया +7। अगर इसके ऊपर चार्ज +7 हुआ तो यहाँ से क्या होना है? 7 इलेक्ट्रॉन निकल जाने हैं, तो बचा क्या? ऐसे हो जाएगा, मतलब 7 से 0 हो जा रहा है, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो जा रहा है। अगर ऐसा कहीं दिखता है तुझे तो वो कलर शो करेगा। समझ आया? नेक्स्ट ऑप्शन इसका ले लो, Cr2O7 2 माइनस। इसमें भी अगर करके देखोगे तो कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हारा आ जाएगा 3d5 4s1, 3d5 4s1, ठीक है। और क्रोमियम का +3 एंड +6 दोनों होता है, ठीक है। +6 है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखना, आता है ना, तो यहाँ पे +6 है तो निकल जाएगा 3d0 4s0, देखो, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है कि अपना
चार्ज को ट्रांसफर कर दे रहा है। तो अगर ऐसा कहीं दिखता है तो यू कैन से कि यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, मगर चेंज हो रहा है या कलर शो हो रहा है, यू कैन से, ठीक है। मगर कौन सा कलर चेंज हो रहा है या कौन सा कलर शो हो रहा है ना, यहाँ पे एक्सप्लेन ठीक तरह से नहीं किया जाता, मतलब किया नहीं जा सकता। सो वी प्रेफर डीडी ट्रांजिशन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि उससे कलर अच्छा मतलब समझ आया, ठीक है। अब बारी आती है ना, ये सारा तो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट से मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स किससे आएंगे, क्वेश्चन करने से, है ना। तो क्वेश्चन करें, इसको नोट करना है, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन की बारी, जहां से मार्क्स आएगा। 2 क्वेश्चन मैं बनाऊंगी, 2 तुम लोग बनाओगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कलर, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो कलर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज कलर, ठीक है। पहला कंपाउंड है CONH3 3+, दूसरा कंपाउंड है COF6 3-, ठीक है। सेम टाइप के अप्रोक्सीमेटली मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है। तो हमारा फंडा क्या था, जो अनपेयर्ड होगा वो क्या दिखाएगा, कलर दिखाएगा। तो सबसे पहले अनपेयर की कहानी सॉल्व करनी है कि ये अनपेयर है या नहीं है, ठीक है। नाउ अगर मैं कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, कोबाल्ट +3। देखो मैं उतना बड़ा लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं छोड़ दे रही हूँ तुम्हारे भरोसे, छोड़ दो ना, चलेगा ना। तो ये आएगा 3d6, ठीक है। अब ये मुझे बता दो कम से कम कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो ये इसका शेप क्या होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो इसमें तो ऐसे बनना चाहिए 3 4। ऊपर कौन सा आएगा, ऑन द एक्सिस या क्या आएगा ऊपर, बिटवीन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, नीचे बिटवीन द एक्सिस, हम कैसे हिलाएं इसको, ठीक है। इसका करो। हिलाने के बाद दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा COF6 3-, ठीक है। अगेन CO, तो क्या होगा 3d6, ठीक है। अब ये बताओ F6, F क्या है, अब तुम्हें सीरीज याद होनी चाहिए क्योंकि सिनॉक्स में आता है, फ्लोरीन है भाई, आता है ना। C क्या, बोलो सिनॉक्स, X इज हेलोजन, तो हेलोजन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, वेरी नाइस, पहले फाइंड आउट कर लिया हम लोगों ने। अब बताइए, ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा, पहले क्वेश्चन से आपको पता चल चुका है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल होगा तो ऊपर कौन सा एक्सिस होगा, ऑन द एक्सिस, नीचे क्या होगा, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। अब भरना है बस, वीक फील्ड लिगेंड है तो हम तो पेयरिंग करेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बताइए कि ये क्या कलर शो करेगा, यस, इट शोज कलर, समझ आ गया। तो 2 क्वेश्चन हमने किए, 2 क्वेश्चन आप बनाओगे, इसको पहले नोट कर लो, फिर बताते हैं कौन सा क्वेश्चन बनाओगे। चलो डन, तो क्वेश्चन लिखो जो होमवर्क में आपको बनाना है। अच्छा, मुझे ना ये जो पहला क्वेश्चन है होमवर्क में वो भी लिखो कि इसका CSFE क्या बोलते हैं, CFSE सॉरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो निकाल के भी दिखाना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का लिख लो। तीसरा FeH2O6 3+, ठीक है, निकल जाएगा ना।
इसका भी दोनों निकालना है, चलो सी एफ एस ई भी निकालना है एंड यू हैव टू शो कि ये कलर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, दोनों बताना है। चलो बता लोगे ना? ओके ठीक है। अब एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, बट वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल कितना है वो किस पे डिपेंड करता है? पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोला? चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम and inversely proportional to size of central metal atom. Size of central metal atom मतलब एक सेंट्रल मेटल के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल, जितना बड़ा साइज उतना कम स्टेबल। समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? इसका इस्तेमाल किसी क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा ना, तो कब करेंगे? जब लिगेंड्स आपको सेम दिया है, लिगेंड्स सेम हो और सेंट्रल मेटल एटम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, पूछा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, लिगेंड्स आपको सेम दे दिया और सेंट्रल मेटल एटम डिफरेंट दे दिया और पूछा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। आप देखोगे किसके ऊपर चार्ज ज्यादा है या किसका साइज बड़ा है, उसके आधार पे आप स्टेबिलिटी बता दोगे। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम हो गया और लिगेंड डिफरेंट हो गया, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब स्टेबिलिटी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ ligands and inversely proportional to size of ligands। मतलब बात वही है, बस घुमा दिया। समझ आया? तो अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम दे देता है और डिफरेंट लिगेंड दे देता है तो ये फंडा अपना लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका कलर वाला पोर्शन भी। नेक्स्ट वी गो फॉर आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो भी एक ह्यूज कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर में। ठीक है, चल बाय बाय आज के लिए।